हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह और ये हमारी दिन प्रतिदिन की करंट अफेयर की क्लास है। इसके अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ होती है आपकी, उसको हम एनालाइज करते हैं और उसके संबंधित जितना भी डाटा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होता है उस सभी को हम यहाँ पर देखते हैं। तो आज तो ये हुई हमारी क्लास की बात। अब आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। आज शाम 5 बजे रिजल्ट मित्र का ऑफिशियल जो ऐप है वो लॉन्च होने वाला है। तो शाम को 5 बजे YouTube पर उपस्थित रहिएगा। सर आपसे इससे संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं, कहां से इसको डाउनलोड करना है, कहां से और किस प्रकार इसको आप यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या फीचर्स इसमें रहेंगे, सब चीज़ आपको बताने वाले हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। यानी कि आज शाम को 5 बजे आप कहीं पर बिजी मत रहिएगा, केवल और केवल रिजल्ट मित्र के यूट्यूब चैनल पर ही आइएगा। ठीक है, तो इससे संबंधित आपको लिंक भी दे दी जाएगी कि कितने बजे वीडियो है। ये 5 बजे आपको देखने को मिलेगा आज शाम को। ठीक, तो ये थी आपकी ऐप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब हम आते हैं अपनी क्लास पर। तो ये क्लास है आपकी करंट अफेयर्स की, जो मैंने अभी आपको बताया, और इसके अंतर्गत आज हम जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है हमारी उसको एनालाइज करने वाले हैं। और ये न्यूज़ क्या है? ये न्यूज़ आपकी मणिपुर से संबंधित है। आपको पता है कि पिछले कुछ महीनों से मणिपुर में क्या है, एक तरह से अशांत क्षेत्र बना हुआ है। काफ़ी यहाँ पर विद्रोह देखने को मिल रहे हैं और लगभग यही स्थिति आपको अधिकतर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में देखने को मिलती है। क्या कारण है जिसके वजह से यहाँ पर इतनी अशांति रहती है और नॉर्थ ईस्ट वाला कौन सा रीजन है, इन सभी की चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो ये घटना समाचारों में क्यों बनी हुई है इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। किन किन के बीच में? 3 पक्ष हैं। पहला पक्ष आपकी भारत सरकार है यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर यहाँ पर मणिपुर सरकार है यानी कि गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर, और तीसरा यहाँ पर एक संगठन है जिसको हम UNLF कहते हैं। अब ये जो UNLF संगठन है, एक कौन सा संगठन है देखिए बताता हूँ मैं आपको। अगर हम UNLF संगठन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या, यूनाइटेड नेशंस लिबरेशन फ्रंट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? यूनाइटेड नेशंस लिबरेशन फ्रंट के नाम से हम इस संगठन को जानते हैं। तो इन तीनों लोगों के बीच में यानी भारत सरकार, मणिपुर सरकार और उसके बाद UNLF, इन तीनों के बीच में एक समझौता हुआ है कि जो उग्रवादी संगठन है UNLF, अब ये उग्रवादी गतिविधियों को छोड़कर राज्य के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। और इसका जो सोर्स है ये आपका PIB है यानी कि गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उससे हमने इसको लिया हुआ है। ठीक, अब हम आते हैं आगे। जब हम अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर आपको पहले पता होना चाहिए कि हम किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा हमारा क्या, ये पूरा हमारा प्यारा भारत है। भारत के यहाँ पर बीच में ऊपर की तरफ स्थित हमारी दिल्ली है, और दिल्ली से जब आप यहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर, ईस्ट तरफ जाएंगे, पूर्व तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन देखने को मिलेगा। ये पूरा रीजन जो देख रहे हैं ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है। यहाँ पर आपको 7 महत्वपूर्ण राज्य देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। कौन कौन से राज्य स्थित हैं यहाँ पर आप देखेंगे? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल के प्रदेश के नीचे आप नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये सारे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको सिक्किम देखने को मिलेगा। ठीक, ये सारे आपके महत्वपूर्ण स्टेट है। अब यहाँ पर आप देखते हैं नॉर्थ ईस्ट तक जाने के लिए आपके पास एक छोटा सा कॉरिडोर है जिसे हम चिकन नेक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, ये सारी हुई हमारी क्या, ये सारी हुई हमारी फिजिकल ज्योग्राफी की बात जो भारत की स्थित है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मणिपुर की। हम यहाँ की बात करने वाले हैं यानी कि कहाँ की, मणिपुर की। मणिपुर की अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगी क्या, मणिपुर की अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो इम्फाल आपको देखने को मिलेगी। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम देखते हैं तो मणिपुर की सीमा लगती है म्यांमार से। म्यांमार से किस प्रकार मणिपुर प्रभावित होता है इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। उसी के साथ आप देखेंगे भारत के कौन कौन से राज्य मणिपुर के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से? असम है, असम का नागालैंड है, नागालैंड के बाद मिजोरम है। तो बेसिकली ये आपको देखने को मिलेगा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है और असम की राजधानी दिसपुर है। तो ये आपको सब चीज़ें क्या, ये आपको सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक, अब ये हम बात करने वाले हैं इन सब चीज़ों की। ठीक है, यहाँ पर हम अपने मुख्यतः बिंदुओं को देखने वाले हैं। ठीक, अब यहाँ पर मैंने बता दिया लोकेशन कहाँ पर है, क्या चीज़ है, सब बता चुके हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर 3 पार्टियों के बीच में जो मणिपुर का सबसे पुराना उग्रवादी संगठन है और सबसे मजबूत संगठन है, इसको सरकार ने अब क्या किया, इसको सरकार ने विकास के कार्यों में शामिल करते हुए उग्रवादी घटनाओं से दूर कर दिया है। यह समझौता आपका देखने को मिलेगा नई दिल्ली में, समझौता यहाँ पर किया गया है। ठीक, अब देखिए इस समझौते से क्या हुआ, इस समझौते से पूर्वोत्तर विशेषकर मणिपुर में शांति स्थापित की जाएगी और एक नए युग की शुरुआत होगी। अब यह उग्रवादी संगठन कब अस्तित्व में आया, क्यों अस्तित्व में आया था, इन सब की चर्चा हम अपने टॉपिक में करेंगे। तो यहाँ पर आइए, पहली बार घाटी स्थित मणिपुरी हथियारबंद समूह ने क्या किया है,
समूह ने मुख्य धारा में जुड़ने की मांग की है। यानी कि काफ़ी समय से सरकार प्रयासरत थी, जो यहाँ पर यूएनएलएफ है इसको हम मुख्य धारा में लेके आए। मुख्य धारा से मतलब क्या, मतलब जो इनकी रूढ़िवादिता है उसको छोड़ते हुए ये लोग विकास के कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या, इस प्रकार से यहाँ पर बात की गई थी। तो ये इस कार्य में सरकार क्या, इस कार्य में सरकार सफल भी आपको होती हुई दिखाई देगी। ठीक, इस कार्य में सरकार आप देखेंगे सरकार क्या है, सफल भी हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो देखिए यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट है, जिसको हम यूएनएलएफ के नाम से जानते हैं। इसका गठन कब हुआ था, 1964 में, 1964 में इसका गठन हुआ था और इसको हम शॉर्ट में यूएनएलएफ के नाम से जानते हैं। और ये क्या, ये मणिपुर में एक विद्रोही संगठन था। यह संगठन क्या है, यह संगठन दुर्जय उग्रवादी संगठनों में से एक था। मतलब ये काफ़ी बड़ा संगठन था इसका, और काफ़ी लंबे समय से ये प्रयासरत था कि मणिपुर में यहाँ पर क्या है, एक अलग सरकार स्थापित की जा सके, जो अभी तक सक्रिय है। यह आतंकवादी संगठन जो है उग्रवादी संगठन है, ये अभी तक सक्रिय है, लेकिन अब इसने समझौता कर लिया है। अब हम इसमें और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, जब हम आगे आएंगे तो इसमें आप देखेंगे इस उग्रवादी संगठन को स्थापित करने के उद्देश्य क्या थे, क्यों इसको यहाँ पर लेके आया गया था। तो देखिए यहाँ के कुछ कारण थे, जो प्राथमिक कारण थे उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। आपको पता है 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, और देश आज़ाद होने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा हमारे देश में एकीकरण करने का एक नई नीति को अपनाया गया, जिसके तहत हमने जितनी भी रियासतें थी सबको एकीकरण किया। तो जब हम एकीकरण की प्रतिक्रिया को अपना रहे थे तो मणिपुर भारत के साथ विलय करने के एकीकरण के इच्छुक नहीं था, लेकिन हमने इन पर जबरन क्या किया, इनको अपने अंतर्गत मिलाने का प्रयास किया। तो हम इसमें सफल भी हुए, लेकिन आगे जाकर यहाँ पर जो असंतोष है इसकी वृद्धि देखने को मिलेगी कहाँ पर, मणिपुर पर। ठीक है, तो मणिपुर का विलय जो भारत में हुआ था, ये 15 अक्टूबर 1949 को हुआ था, 1949 में देखने को मिलेगा। विलय के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा देने में हमने देरी कर दी। हमने राज्यों को विलय किया, साथ में हम इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा भी देते गए। तो जब हमने मणिपुर को भारत में विलय किया 15 अक्टूबर 1949 में, फिर आगे देखने को मिलेगा आपको हमने इन्हें काफ़ी समय बाद यानी 1972 में क्या किया, 1972 में हमें इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। अब इस संगठन का निर्माण होता है 1964 में, यानी कि पूर्ण राज्य दर्जा मिलने के 8 वर्ष पहले। तो यहाँ पर जो मणिपुर के व्यक्ति थे ये नाखुश थे भारत की नीतियों से और भारत के द्वारा जो इन्हें विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता उससे। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग एक आतंकवादी संगठन बनाएंगे, उग्रवादी संगठन बनाएंगे, और बाद में ये उसी चीज़ में लिप्त हो जाएंगे और एक प्रकार से अलग देश या फिर अलग राज्य बनाने की घोषित करेंगे। ठीक, अब आगे चलिए। आगे चलकर स्वतंत्र मणिपुर की मांग के लिए इन्होंने क्या किया, उग्रवादी संगठनों का निर्माण हुआ, यानी कि एक तरह से यहाँ की जनता नाखुश थी। तो आगे जाकर जो यहाँ पर लीडर्स थे उन्होंने यहाँ पर उग्रवादी संगठनों का निर्माण किया। इनकी मांग थी स्वतंत्र मणिपुर की मांग, भारत से स्वतंत्र होकर एक मणिपुर की मांग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई सारे आतंकवादी संगठन आपको देखने को मिल जाएंगे जो यहाँ पर बनाए गए थे। कौन कौन से, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, पीएलए के नाम से जाना जाता है, काफ़ी फेमस ये भी है। पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलेई पार्क, प्रीपैक के नाम से जानते हैं। कंगलेई पार्क कम्युनिस्ट पार्टी, केसीपी के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से आपको और भी कई सारे संगठन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है वैली हिल्स कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर एक क्षेत्र है वैली हिल्स कॉन्फ्लिक्ट। क्या है वैली हिल्स, मतलब कि घाटियाँ और पर्वत, ये क्या होते हैं और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा जो मणिपुर का पूरा क्षेत्रफल है, जो मणिपुर की ज्योग्राफी है, उसके अंतर्गत 10% पर आपको क्या देखने को मिलेगा, पर्वतीय क्षेत्र देखने को, पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलेगा। बाकी का जो क्षेत्र है यहाँ पर आप पाएंगे घाटियाँ, यहाँ पर मैदानी भाग कम है, इसलिए घाटियों में ही लोग ज़्यादा रहते हैं, यहीं पर कृषि कार्य करते हैं। और जो पहाड़ी क्षेत्र यहाँ पर आपको कम लोग देखने को मिलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो इम्फाल घाट नाम की एक घाटी है, क्या यहाँ की जो कैपिटल है उसके ही संबंधित इम्फाल आपको एक घाटी भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैतेई समुदाय अधिक मात्रा में रहती है। कौन सा समुदाय, मैतेई समुदाय। और बाकी के जो आसपास पहाड़ी जिलों हैं वहाँ पर आपको नागा और कुकी लोग देखने को मिलेंगे। नागा और कुकी देखने को मिलेंगे पहाड़ी क्षेत्र में, और जो नीचे वाला क्षेत्र है यानी कि जो आपको घाटी वाला क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको मैतेई समुदाय। ठीक है, इतना समझ में आया, आगे आते हैं। इतना समझ में आ गया, बहुत है। अब यहाँ पर आप देखेंगे समय समय पर मैतेई और कुकी के बीच में आंदोलन देखने को मिलते हैं, इनके बीच में खूनी संघर्ष देखने को मिलता है, जैसा कि रिसेंटली चल रहा है ना।
काफ़ी समय से यहाँ पर काफ़ी घटनाएं चल रही थी। तो कुकी और नागा संघर्ष, इससे पहले एक संघर्ष और हुआ था, इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1990 के दशक की शुरुआत में नागा और कुकी के बीच जातीय संघर्ष हुए थे, जिस प्रकार आप अभी कुकी और मैते के बीच देख रहे हैं उसी प्रकार के, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये विद्रोह हुए तो दोनों पूरा राज्य दो समूह में बट गया था। कुछ समर्थक इनके थे तो कुछ समर्थक दूसरे ग्रुप के थे, ठीक। गठन किया जिन्होंने अब कुकी राज्य से एक अलग परिषद की अपनी जो मांग थी, यानी कि अलग से इनको एक स्वतंत्र राज्य बनाया जाए, उसकी मांग को इन्होंने ठुकरा दिया था, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये स्थानीय मुद्दों पर भी संलिप्त हो चुके थे। अब आगे देखिए, यहाँ पर उग्रवाद के कारण कुकी जो जेलियांग ग्रोंग थे, इन्होंने एक अलग ग्रुप को बनाया। कौन सा? जेलियांग ग्रुप यूनाइटेड फ्रंट को, पीपुल्स यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट को, PULF को, ठीक है। इस प्रकार के कई सारे संगठन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर बात आती है, जब यहाँ पर जो इंसर्जेंसी हो रही थी, जो यहाँ पर उग्रवाद की घटनाएं घटित हो रही थी, सरकार क्या कर रही थी? जब यहाँ पर इतने संगठन बन रहे हैं, UNLF है, PULF है, तो यहाँ पर सरकार क्या कर रही है? सरकार कंटिन्यू इनको दबाने की कोशिश करेगी, पहले सशस्त्र विद्रोह के द्वारा, फिर इनसे समझौता करके, ठीक। अब बात करते हैं अपने जो सरकार की गतिविधियां थी उनकी। सरकार ने इन सब क्षेत्रों को दबाने के लिए क्या किया? अफस्पा कानून लेके आई। अफस्पा कानून क्या है? अफस्पा कानून की अगर बात करते हैं तो सशस्त्र बल अधिनियम, या फिर हम बोलते हैं सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958। कब लाया गया था? 1958 में। कौन सा था आपका? सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958। अब विशेषाधिकार से संबंधित क्या है? यहाँ पर जब ये क्षेत्र किसी को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है तो वहाँ पर अफस्पा लगाया जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब अफस्पा लगाया जाता है तो वहाँ का जो पूरा नियंत्रण है सेना के पास में चला जाता है, जो हमारी देश की मिलिट्री है, आर्म्ड फोर्सेस है, उनके पास चला जाता है। उसी के अंतर्गत ये लोग पूरे देश की पूरे क्षेत्र की व्यवस्था को देखते हैं और शांति स्थापित करने की कोशिश करते हैं। अब जो आर्म्ड फोर्सेस है, इन्हें इस एक्ट के द्वारा कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। कैसे? अगर ये लोग शांति स्थापित करने में पहले ये विनम्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं, अगर उससे बात नहीं बनती है तो ये लोग बल प्रयोग करेंगे, और अगर बल से प्रयोग नहीं कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो इन्हें गोली मारने तक के अधिकार होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अफस्पा जो पावर है, एक तरह से आर्म्ड फोर्सेस को कई सारी विशेषता तक प्रदान करता है, ठीक, पहली चीज। अब यहां पर आप देखेंगे 1980 में मणिपुर को, यानी कि लगभग पूरे मणिपुर को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, ठीक है। और इसी के साथ जब अशांत क्षेत्र घोषित किया गया तो लगभग पूरा मणिपुर आपका अफस्पा एक्ट के अंतर्गत आ चुका था। अब यहाँ पर सेना क्या है? सेना यहाँ पर समय समय पर कार्रवाई करेगी और ऐसी गतिविधियों को रोकने का प्रयास करेगी। अब बात करते हैं हम अफस्पा पर। अभी मैंने आपको बताया अफस्पा क्यों लेके आया गया था, है ना। क्या उद्देश्य थे? जो अशांत क्षेत्र हैं उनमें शांति स्थापित करना। अधिकार क्या मिलते थे? वही बता दिया। सबसे पहले इसको लागू किया गया था कहाँ पर? असम में और मणिपुर में, इन दोनों जगह इसको लागू किया गया था, ठीक। इसके बाद समय समय पर देश में कई सारे क्षेत्र ऐसे थे जहां पर अशांति स्थापित हुई। कौन कौन से थे जहां पर अफस्पा लगाया गया? अभी तक भारत के कई सारे क्षेत्रों में अफस्पा लगा चुका है। बात करते हैं एक बार। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, इन क्षेत्रों में जो नॉर्थ ईस्ट के यहाँ पर आपके अफस्पा लग चुका है। उसके बाद जो बाकी के राज्य हैं, कौन कौन से आपके? इसका देखें, पंजाब में लगा हुआ है, अभी नहीं लगा है, पहले लगा हुआ था, ठीक है। पंजाब में लग चुका है, चंडीगढ़ में लग चुका है, जम्मू कश्मीर में लग चुका है। तो इन क्षेत्रों में आपको अफस्पा देखने को मिलता है, ठीक। अब जब यहाँ पर सरकार के द्वारा अफस्पा लगाया गया तो यहाँ पर जो गतिविधियां थी इनको नियंत्रित करने की कोशिश की गई। इसी के तहत एक ऑपरेशन आ गया, ऑपरेशन ऑल क्लियर। यह जो ऑपरेशन ऑल क्लियर था, इसके अंतर्गत असम राइफल्स को और सेना को पहाड़ी इलाकों में जितने भी ग्रुप थे इन सबको खत्म करने की मांग की गई, इन सबको खत्म करने का ऑर्डर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इस ऑपरेशन से अधिकांश उग्रवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया गया, निष्प्रभावी कर दिया गया। लेकिन जो बचे हुए लोग थे वो क्या किए? अगल बगल के क्षेत्रों में मूवमेंट कर गए, मूव कर गए, ठीक। अब बात आती है, क्या आप केवल कानून के द्वारा, हथियारों के द्वारा किसी आंदोलन को दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो भटके हुए युवा हैं उनको रास्ते पर लेके आना पड़ेगा, पहली चीज। इसके लिए क्या है? इसके लिए न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं प्रदान करनी पड़ेंगी। किन्हें? जो वहाँ का समुदाय है उसको। अब यहाँ पर इसी चीज़ पर ध्यान दिया गया, बाद में आगे आने वाले समय में यहाँ पर बुनियादी चीज़ों पर ध्यान दिया गया, यानी कि एक न्याय प्रणाली स्थापित करने की, पारदर्शी सरकार बनाने की, कानून का शासन स्थापित करने की, अस्पतालों को बनाने की, स्कूलों को बनाने की, पुलिस थानों को बनाने की, जिससे यहाँ पर कानून व्यवस्था लागू की जा सके। ये सारी व्यवस्था यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी।
फिर यहाँ पर आप देखेंगे जो पहाड़ी और घाटी क्षेत्र है, यहाँ पर विकास सुनिश्चित करने के लिए फंड प्रोवाइड किया जाए पर्याप्त मात्रा में, और उसका फंड अच्छे कामों में यूज हो रहा है, भ्रष्टाचार में तो नहीं जा रहा है, इन सब पर भी ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे जो अर्ध सरकारी समूह होते हैं और जो निजी उद्यमी होते हैं उनको भी यहाँ पर अट्रैक्ट करना पड़ेगा कि मणिपुर में क्या करें, मणिपुर में ये लोग जाकर जो इंडस्ट्रीज है इनको लगाएं, उद्योगों को लगाएं, जिससे लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। ठीक, इसी के साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आपका मणिपुर है, इसका मैंने आपको मैप में बताया था, इसकी सीमा लगती है किसके साथ में, इसकी सीमा लगती है आपकी म्यांमार के साथ में। तो म्यांमार में भी कई सारे आतंकवादी संगठन है, तो जब म्यांमार की फोर्सेज यहाँ के आतंकवादी संगठनों का, यानी अपने देश के आतंकवादी संगठन पर जब कड़ी कार्रवाई करती है, फिर भारत जैसे देश जब सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं या फिर म्यांमार की सीमा में जाकर कोई कार्रवाई करते हैं आतंकवादियों पर, तो ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं कहाँ पर, भारत से लगे हुए क्षेत्रों पर, यानी कि नागालैंड हुआ आपका, मिजोरम हुआ और मणिपुर हुआ, यहाँ पर ये लोग आ जाते हैं क्योंकि बॉर्डर तो आपका खुला हुआ है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, एक दूसरे क्षेत्र में लोग जाते रहते हैं। तो हमें सबसे अच्छा सीमा प्रबंधन करना पड़ेगा, जिससे म्यांमार के जो लोग हैं वो यहाँ पर ना आ पाएँ। कहाँ पर ना आ पाएँ, वो हमारे मणिपुर पर ना आ पाएँ। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये क्षेत्र थे जिसके बारे में हमने बात की कि किस प्रकार से आप यहाँ पर गतिविधियों को रोक सकते हैं और कैसे कैसे आप सीमा प्रबंधन के द्वारा एक बेहतर राज्य को विकास के रास्ते पर लेके आ सकते हैं। ठीक, अपस्पा क्या था उसके बारे में बात की, क्या था इसका, 1958 में आया था सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम। ठीक, कहाँ कहाँ इम्पोज किया गया अभी तक बात कर चुके हैं। और मणिपुर में आप देखेंगे 1958 में इसको यहाँ पर इम्पोज किया गया था, लेकिन आगे आते आते कहाँ पर, आगे आते आते हमने देखा था कि जब पूरे मणिपुर को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है तब इसमें अपस्पा पूरे राज्य पर ही लागू कर दिया जाता है। ठीक है, 1980 के बाद। अब यहाँ पर ये तो हो गया हमारा पहला टॉपिक। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। दूसरे टॉपिक हमारे संबंधित है 7 वंडर्स से। तो जो 7 आपके वंडर्स होते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, जो आपके दुनिया के 7 सबसे अजूबे हैं, उनमें हम कई सारी चीज़ों को देखते हैं। भारत का ताजमहल भी शामिल है, लेकिन हाल ही में 8वां अजूबा भी यहाँ पे घोषित किया गया है, जिसका संबंध भारत के इतिहास से है। तो आज हम समझेंगे ये कौन सी इमारत है और भारत के संबंध में क्या संबंध है इसका। तो देखिए, अंकोर वाट मंदिर बना दुनिया का 8वां अजूबा। 7 अजूबे थे, अब 8वां अजूबा बन चुका है। अब ये खबरों में क्यों है, खबरों में इसलिए है क्योंकि जो अंकोर वाट का आपका कंबोडिया में स्थित जो अंकोर वाट मंदिर है, इसमें देखेंगे इसने इटली के पोम्पई को पछाड़कर क्या किया, 8वें अजूबे का खिताब हासिल किया। किसने, अंकोर वाट मंदिर को। अब ये अंकोर वाट मंदिर है क्या, कहाँ स्थित है, भारत से कैसे संबंधित है और क्यों इतना महत्वपूर्ण, कैसे 8वां अजूबा बना गया, इन सब चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, ये है अंकोर वाट मंदिर की तस्वीर। अब आप इस तस्वीर को देख के कहेंगे तो इतने ऐसे मंदिर तो हमारे साउथ जो इंडिया है हमारा, वहाँ पर भरमार पड़ी हुई है, उनमें से किसी को नहीं बनाया गया, इसको क्यों बनाया गया, आइए बताते हैं। एक दूसरी तस्वीर आप ये देखेंगे, इस तस्वीर में तब भी थोड़ी अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है, यहाँ पर तो और भी आप कहेंगे ये तो झोपड़ी के समान है, इतनी बड़ी बड़ी तो हमारे यहाँ झोपड़ियाँ होती हैं। तो भैया कुछ तस्वीरें देखकर आप किसी चीज़ की हैसियत के बारे में पता नहीं कर सकते, समझे। तो अभी हम बात करेंगे कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए, कहा जाता है जो अंकोर वाट का मंदिर है दुनिया का 8वां सबसे बड़ा मंदिर है। अब आप देखेंगे फोटो को, फिर देखेंगे मेरी शक्ल को, और फिर देखेंगे इस पॉइंट को, कहेंगे या तो सर का दिमाग खराब हो गया है या तो ये फैक्ट गलत है ना। ऐसे ही लग रहा होगा, किस एंगल से ये आपको दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर लग रहा है। इससे बड़े बड़े मंदिर तो हमारे कॉलोनियों में होते हैं, यही तो सोच रहे होगे आप, है ना। तो देखो भैया, ना तो मेरा दिमाग खराब है और ना ही ये पॉइंट गलत है, सब सही है, बिल्कुल आप लोग होश में हैं, मैं भी होश में हूँ, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो ये जो अंकोर वाट का मंदिर है, कहा जाता है दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में, दुनिया का सबसे बड़े मंदिर है, ठीक है। और इसका निर्माण आज से 800 वर्ष पहले सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया था, 800 वर्ष पहले सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। मैंने आपको बताया था जो हमारा दक्षिण भारत है, यहाँ पर जो शासक हुए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आसपास के जो क्षेत्र थे, श्रीलंका हुआ, है ना, कंबोडिया हुआ, और भी कई सारे देश, इनमें उन्होंने अपना क्षेत्र स्थापित किया, अपना प्रभाव छोड़ा, क्योंकि इनके पास नेवी थी। उसके द्वारा ये लोग हम समय समय पर आसपास पे क्षेत्रों पर शासन करते रहते थे, हमला करते रहते थे, ठीक। तो यहाँ पर आइए, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा 12वीं शताब्दी में अंकोर वाट मंदिर को मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित करके बनवाया गया था। किस भगवान को, विष्णु भगवान को, ठीक है। तो ये एक तरह से हिंदू मंदिर के तौर पर स्थापित किया गया था। अब आते हैं हम अपनी
एचडी फोटो पर, जिससे आपको पता चल जाए कि सर ठीक ठाक है और क्लास लेने की स्थिति में। अब देखिए, देख के कुछ बुझा, ये कि सब बुझ गया। तो देखो ये पूरा आपका मंदिर है, और ये मंदिर पहले था विष्णु मंदिर, लेकिन आगे जाकर इसको बौद्ध मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, कुछ बौद्ध के फॉलोवर आए होंगे, उन्होंने इस मंदिर को विष्णु भगवान से हटाकर बौद्ध धर्म पर इसको परिवर्तित कर दिया। अब इसकी भव्यता दिखाई दे रही है आपको, अब देख रहे हैं कितना भव्य मंदिर है। अब तो सब ठीक है ना। ये मंदिर का जो क्षेत्रफल बताया जाता है, हमको बताया जाता है 500 एकड़। कितना बताया जाता है? 500 एकड़। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इसका जो पूरा क्षेत्रफल है 500 एकड़ में फैला हुआ है, इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है। अब ठीक है, अब पता तसल्ली हुई आपको कि ये फोटो में भ्रमित नहीं होना, ये एक्चुअल फोटो है। ठीक, तो ये आपका 500 एकड़ में फैला हुआ मंदिर है, और इसके चारों तरफ गहरी गहरी खाइयों को बनाया गया है। क्यों? क्योंकि पहले जो मंदिर हुआ करते थे आर्थिक गतिविधि का केंद्र थे, इस पर कोई आक्रांता हमला ना कर दे, इसको रोकने के लिए यहाँ पर क्या किया गया? इसको रोकने के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गहरी गहरी खाइयों का इसके चारों तरफ निर्माण किया गया। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ यह जो मंदिर है, यह प्रतीकात्मक एक डिजाइन है, प्रतीकात्मक तरीके से इसको बनाया गया। और इस मंदिर में आप देखेंगे आपको 5 बड़े बड़े गुंबद देखने को मिलते हैं। पहला गुंबद ये है, और 2 गुंबद ये रहे, 2 गुंबद ये रहे, तो 5 गुंबद आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो गुंबद है, यहाँ पर जो बीच वाला गुंबद है, किस चीज को दर्शाता है? तो इसमें आप देखेंगे हिंदू पौराणिक ग्रंथ जो हुए हैं, इसके अनुसार जो हिंदुओं के देवता हुए हैं, उनका जो निवास स्थान पाया गया है वो क्या है? माउंट मेरू को माना गया है कि माउंट मेरू हिंदुओं के देवी देवता थे, उनका क्या है? निवास स्थान है। तो बीच वाला जो क्षेत्र ये हमें उसी पर्वत को बताता है, मेरू पर्वत के बारे में, अपने माउंट मेरू के बारे में हमें इंगित करता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ये मंदिर बनाया गया था हिंदू भगवान के, जो विष्णु भगवान है उनके लिए, लेकिन इसे फिर जैन बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया। ठीक, यहाँ तक सब सही है। अब यहाँ पे आइए, हिंदू धर्म के पौराणिक के साथ साथ इसको क्या है? बौद्ध धर्म से भी जुड़ी हुई कथाएं मिल जाती हैं। अब आप बोलेंगे, अगर आपने बोला कि पहले विष्णु भगवान था, भगवान का मंदिर था, फिर इसे बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया, अब हम इस तथ्य को कैसे माने कि ये पहले विष्णु भगवान था? तो देखिए, यहाँ पर मंदिर पर जो तस्वीर में यहाँ पर जो चित्र उकेरे गए हैं इस प्रकार के, यहाँ पर हिंदू धर्म से संबंधित कई सारे चित्र हमें देखने को मिल जाते हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है ये मंदिर पहले क्या था? पहले हिंदू मंदिर था। अब समझ में आया? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब आगे आएंगे, अंकोर वाट मंदिर की विशेषता, इसकी निर्माण शैली है, इसकी जो विशेषता है मंदिर की, ये क्या है? इसकी मंदिर की जो निर्माण किया गया इसकी ये प्रमुख विशेषता है। और इसे खमेर किसके ऊपर इसे बनाया, जो मंदिर को बनाया गया है, ये आपका खमेर वास्तुकला के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है इसका निर्माण किस पर किया गया, इसका निर्माण खमेर वास्तुकला के ऊपर किया गया। खमेर वास्तुकला क्या है, इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मंदिर के बारे में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो चोटी है बीच वाली, इसे क्या किया गया है? इसे आपका माउंट मेरू के तौर पर जाना जाता है। ठीक, ये फैक्ट याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में आप देखेंगे यहाँ पर अंकोर वाट मंदिर दुनिया क्या है? अब 8वें अजूबों में शामिल हो गया। तो भारत की तरफ से इसमें 2 आप अजूबे देख सकते हैं, ताजमहल और कौन सा? ताजमहल के बाद आप अंकोर वाट मंदिर। इसी के साथ में यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं दुनिया के जो अन्य 7 अजूबे हैं उनके बारे में, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में आपसे उनसे संबंधित पूछ लिया जाए। तो दुनिया के जो 7 अजूबे हैं, सबसे पहले इसमें आता है आपका रोमन कॉलेजियम। ये रोमन कॉलेजियम क्या है? तो इस प्रकार की एक इमारत होती थी। क्या? इस प्रकार की एक इमारत होती थी, और यहाँ पर बैठने के लिए मतलब प्राचीन काल के स्टेडियम होते थे। यहाँ पर कई प्रकार की खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता था। ठीक है, यहाँ पर कई प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता था। अब ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। एम्फी थिएटर, मतलब स्टेडियम छोड़ दीजिए, क्रिकेट का स्टेडियम हो गया, तो ये सबसे बड़ा एम्फी थिएटर है। ठीक, दुनिया सबसे बड़ा एम्फी थिएटर होने के कारण इसको गिनीज बुक में भी शामिल किया गया है। ठीक है, कहाँ पर है? इटली, रोम में स्थित है। ठीक है, रोम में स्थित है। आगे आइए, इसका निर्माण 80 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य के द्वारा किया गया था, रोमन सम्राट के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पेविलियन सम्राट, फ्लेवियन सम्राट हुआ करते थे, उनके द्वारा इसको निर्मित किया गया था। ठीक, तो ये हो गया आपका पहला। दूसरे की बात करते हैं तो ये पेट्रा है। पेट्रा कहाँ पर है? ये जॉर्डन में स्थित है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो क्या, यहाँ पर आप पाएंगे पहाड़ी संरचना है, पर्वतीय संरचना है, इसको काट कर मंदिर बनवाए गए हैं। हमारे एलोरा, अजंता को भी बनवाए गए हैं। तो इस प्रकार के इन मंदिरों की संरचना की गई है, तो इसको यहाँ पर बंडर में शामिल किया गया है। ठीक, इनका निर्माण जो हुआ था, जो ये 312 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 312
12 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर इसका बाद आता है माचू पिच्चू, नाम बड़ा गजब है, माचू पिच्चू। अभी माचू पिच्चू को आप देखेंगे यहाँ पर आपको पेरू में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? पेरू में। और ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये पर्वतीय संरचना में, पर्वत के ऊपर इस संरचना बनाया गया है। और ये जो आप देखें समुद्र तल से 8000 कितना 8000 फीट की ऊंचाई पर है। समझे, मजाक मत करना, हकीकत में ये 8000 फीट की ऊंचाई पर आपको इस प्रकार संरचना देखने को मिलती है। तो ये हमारा तीसरा बंदर है। ठीक, इसका निर्माण 15वीं शताब्दी के दौरान सम्राट पचकट्टी के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? पचकट्टी के। अब देखो ये नाम मैंने तो नहीं रखे, ये नाम रखेगा इनके माता पिता के द्वारा। अगर आपको नाम याद ना हो तो इनके माता पिता से पूछना कि इनका नाम ऐसा क्यों रखा। आगे आते हैं ताजमहल। ताजमहल के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि कई बार आप लोग फीलिंग्स में आकर अपने जो पार्टनर है शादी के बाद ही, शादी के पहले, शादी के बाद तो कोई ऐसी बात ही नहीं करता। पता होता है कि अब क्या है, अब प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है, अब कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, लेकिन शादी के पहले डर रहता है कि कोई कब्जा और ना कर ले। तो हम लोग वादे करते हैं कि तुम जब मेरी हो जाओगी मैं तुम्हारे लिए ताजमहल बनवाऊंगा। ठीक, बेशक हम क्या है एक ग्रेनाइट का पत्थर ना खरीद सकें, जेब में 5 रुपये ना हो, लेकिन वादे करेंगे ताजमहल बनवा देंगे। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि कभी कभी सोच समझ के बोलना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका आगरा का ताजमहल है, इसकी स्थापना कहाँ पर है, ये आपको स्थित है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसका निर्माण काल 1632 से लेकर 1648 के बीच में किया गया था शाहजहां द्वारा मुमताज की याद में। अब जब भी आपकी प्रेम का या आपका प्रेमी बोले, प्रेमी तो देखो कभी बोलते ही नहीं है, पता है प्रेमिका कहाँ से बनवाएगी, अधिकतर प्रेमिका ही इस चीज़ की डिमांड करती है कि ताजमहल बनवाया जाए। तो बोल देना कि जब मुमताज महल का अंत हुआ था, मुमताज महल खत्म हो गई थी, डेथ हो गई थी, तब उसने बनवाया था। तो समझे, तभी हम बनवाएंगे। ठीक है, तो इससे आप बच जाओगे। अब आगे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मुमताज महल की याद में इस ताजमहल को बनवाया गया था। इसके बाद आपका है क्रिस्टो रेंटोर। ठीक है, अब ये क्या है, क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा। क्या है? क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा। ये आपको देखने को मिलता है ब्राज़ील में, और ब्राज़ील के अंतर्गत एक शहर है रियो डी जेनेरियो, काफ़ी प्रसिद्ध शहर है, टूरिस्ट प्लेस भी है। ये जो प्रतिमा है इसमें आप देखेंगे इसकी जो हाइट है ये कितनी है, ये हाइट आपको देखने को मिलेगी 30 मीटर। कितनी? 30 मीटर ये लंबाई, यानी कि 98 फीट। ठीक है, इसी के साथ में 28 मीटर इसकी क्या है, इसकी बैथ है, यानी कि ऐसे जो हाथ करके खड़े हुए हैं, तो इस हाथ से लेकर इस हाथ तक की जो इनकी टोटल जो चौड़ाई है ये कितनी होगी, ये 28 मीटर होगी। और इनकी जो हाइट होगी ये होगी आपकी 30 मीटर, यानी कि लगभग अप्रॉक्स आपको बराबर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, रियो डी जेनेरियो में स्थित है। और साथ में आपको मैं बता दूं, जो रियो डी जेनेरियो है इसमें ओलंपिक का भी आयोजन किया गया था। किस ओलंपिक का आयोजन किया गया था, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो काफ़ी प्रसिद्ध शहर है, कई बार एग्जाम पूछा जाएगा रियो डी जेनेरियो कहाँ पर स्थित। ठीक है, इसके बाद आपका आता है चिचेन इत्जा के पिरामिड। ये जो पिरामिड देख रहे हैं आप देखेंगे चिचेन इत्जा के पिरामिड है। ये कहाँ मिलेंगे, मैक्सिको में देखने को मिलेंगे। मैक्सिको कहाँ पर है, मैक्सिको आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका निर्माण, जो चिचेन इत्जा का जो निर्माण हुआ था ये 600 एडी में किया गया था। कब? 600 एडी में किया गया था। और ये आप देखें चिचेन मैक्सिको में युकांतर स्टेट में स्थित है। कहाँ पर? युकांतर स्टेट में ये स्थित है। इसके बाद आता है आपका ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब आप में से कई लोग बच्चे टाइप में जो होंगे ना, जिन्हें इतिहास पता ना हो, वो बोलेंगे ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम तो काफ़ी बार सुना, लेकिन इंडिया चाइना के बॉर्डर पर कभी देखा नहीं है इसको, है ना। कई लोगों की इच्छा हुई तो भैया इंडिया चाइना के बॉर्डर पे नहीं है, ये कहाँ है, चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पे। ठीक है, चाइना और मंगोलिया। मंगोलिया आपको पता है एक मंगोल जो जाती थी क्या करती थी, जहाँ जाती थी खून की नदियाँ बहा देती थी, मतलब रेगिस्तान को भी ये लाल कर देती थी, इतनी क्रूर जाती थी। अक्सर ये चाइना पर घुसकर वहाँ पर आक्रमण करते थे। भारत के आसपास भी इनके इतिहास की घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी, जब हम इतिहास पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। ठीक, तो इन्होंने जो चाइना के शासक थे, इन्होंने जो मंगोल शासक थे, इनसे बचने के लिए इस दीवार का निर्माण करवाया था। लेकिन कहा जाता है इस दीवार भी ये जो चाइना के शासक थे इनकी सुरक्षा नहीं कर पाई थी। मंगोल जब रेगिस्तान को लाल कर सकते हैं तो ये दीवार उनके सामने क्या चीज़ है, तो इस दीवार को भी उन्होंने तोड़ दिया था। तो समय समय पर इसकी मरम्मत होती रहती थी और इसके द्वारा भी वो लोग चाइना में घुसकर क्या करते थे, जो एक तरह से आप बोल सकते हैं आतंकवादी गतिविधियाँ बोल सकते हैं, वो करते थे। ठीक है, अब ये दीवार है, इसका जो टोटल लेंथ है, लंबाई है, कितनी है आपकी 8851 किलोमीटर, यानी कि 5500 मील, पहली चीज़। और इसका निर्माण कार्य ना तो 1 महीने में हुआ, ना 1 साल में हुआ, ना 10 साल में, ना 1 दशक में,
समझ गए। इसका जो निर्माण कार्य था शुरू हुआ था 7वीं शताब्दी में और खत्म होगा 16वीं शताब्दी में। अलग अलग शासकों के द्वारा इसको अलग अलग समय काल पर बनाया गया। ठीक, इतना समझ में आया। तो ये आज के हमारे टॉपिक थे। इसी के साथ में एक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको पहले ही बताई थी, जो लोग लेट जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि हमारा जो ऐप है ये लॉन्च होने वाला है आज शाम 5 बजे। तो उपस्थित रहिएगा। YouTube पर आपको सारे फीचर्स बताए जाएंगे, क्या क्या इसमें मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है, और उसके साथ में कहाँ से इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, किस प्रकार से इसको हैंडल कर सकते हैं। तो शाम को 5 बजे ज़रूर उपस्थित रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी आपकी, वो आपको फीचर्स सारे बताए जाएंगे। ठीक, इसी के साथ में बताए जाएंगे जो आप लोग पीपीटी चलाते रहते थे वो कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलिएगा 5:30 बजे हमारी ROE क्लास में। उसके बाद हमारी जो NCERT क्लास होने वाली है उसमें हम रूस की क्रांति देखेंगे, वो 7:30 बजे से होगी। तो ठीक है, तब तक खुश रहिए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उसका आंसर हम अपनी अगली क्लास में आपको दे देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। इसी क्लास प्रकार के और भी क्लासों को देखने के लिए चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं, मज़े लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। साथ में आपको मैं बता दूं, इस तरह से हम अपने टॉपिक्स को कवर करेंगे। इनमें हम MCQ प्रैक्टिस किया करेंगे और संडे या फिर सैटरडे को स्पेशल हम पूरे जितना भी टाइम हुआ करेगा हम MCQ पर दिया करेंगे, फिर जिससे आपका रिवीजन भी हो सके और आप लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी पास करें जो हम यहाँ पर नहीं दे पाते, है ना। तो 7 दिन का टाइम हमें भी MCQ जो प्रोवाइड कंप्लीट करने में मिल जाया करेगा, उससे आपके MCQ जो काबिलियत होगी और अच्छी होगी। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। 5 बजे मत भूलिएगा, ऐप लॉन्च होने वाला है आपका। आप लोग ऐप चिल्लाते रहते थे, ऐप आने वाला है। ठीक, इस क्लास में समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे 5 बजे। थैंक यू, जय हिंद।